बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सच न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ आर और मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। प्रोग्राम में सबसे पहले शामिल कर लेते हैं टॉप स्टोरीज। पीटीआई हुकूमत के 3 साल मुकम्मल, हुकूमती दावों, पॉलिसियों और अपोजिशन के सियासी किरदार का 3 साला रिपोर्ट कार्ड कैसा रहा। पीटीआई हुकूमत की 3 साला मुआशी पॉलिसीज और आदद शुमार के हेर फेर की कहानी। क्या मौजूदा हुकूमत की मुआशी पॉलिसी अगले 2 साल में सूदमंद साबित होगी। ऑलरेडी टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं। किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए ज़रूरी है कि वो मुल्क सियासी तौर पर भी मुस्तहकम हो, मुआशी तौर पर भी मुस्तहकम हो। लेकिन बदकिस्मती से ये कहना पड़ता है, ना तो हम सियासी तौर पर मुस्तहकम हैं और ना ही मुआशी तौर पर हम इस्तेहकाम का शिकार हैं। हम गैर मुस्तहकम तरीके से चले आ रहे हैं। पिछले 3 साल के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जितने बड़े बड़े दावे किए थे इक़्तिदार में आने से पहले, उसके बाद सूरत हाल कुछ इस तरह की रही कि ना तो वो दावे उस तरह से साबित हो सके और ना ही कारकर्दगी कुछ बेहतर हो सकी है। तो हम 3 साल कारकर्दगी के हवाले से हम बात करेंगे कि सियासी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कैसा बिहेव करती रही। ऑपोजिशन और हुकूमत हमें किसी भी सूरत हाल में एक पेज पर नजर नहीं आए और अवाम के ऊपर जिस तरह से महंगाई का बम गिरता रहा, जिस तरह से गुर्बत में इजाफा होता रहा, इस सारी सूरत हाल पर भी हम बात करेंगे कि मुआशी तौर पर मजीद क्या पॉलिसीज बनाने की जरूरत है। और अगर सियासी तौर पर बात की जाए तो सियासी तौर पर हम किसी भी सूरत में हम देखते हैं कि ऑपोजिशन हमेशा से हुकूमत को टफ टाइम देने की कोशिश करती रही, लेकिन ऑपोजिशन अपने ही इतने मसाइल में घिरी रही कि वो हुकूमत को टफ टाइम नहीं दे सकी। लेकिन हुकूमत अपनी कारकर्दगी की बिना पर भी बेहतर तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकी। तो आज हम जरा बात करेंगे कि अंदरूनी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किन मसाइल का सामना है और साथ ही साथ मुआशी तौर पर क्या क्या पॉलिसीज लाने की जरूरत है। और सवाल ये नहीं है कि पिछले 3 साल कैसे गुजरे, सबसे अहम सवाल यह है कि क्या आने वाले 2 साल भी इसी तरह के गुजरेंगे। आने वाले 2 सालों के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या इसी तरह से परफॉर्म करती रहेगी। और खास तौर पर सियासी तौर पर जो तमाम तर सूरत हाल चल रही है, इन 3 सालों के दौरान हमने देखा कि इत्तेहादी भी नाराज होते नजर आए और अभी सूरत हाल जिस तरह की चल रही है उसके बाद हम देख रहे हैं कि अपोजिशन में एक बार फिर से मुतहर्रिक होने की खबरें सामने आ रही हैं कि अपोजिशन हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करेगी। तो क्या आने वाले 2 साल इसी तरह से गुजर जाएंगे और पिछले 3 सालों के दौरान हुकूमत ने क्या गलतियां की, किन ग्राउंड्स पर काम करने की जरूरत थी और नहीं किया गया, और आने वाले 2 सालों में किन ग्राउंड्स पर काम करने की जरूरत है, इस सारी सूरत हाल पर हम जरा बात करेंगे। और ब्रेक के बाद मुझे माहिर मुआशरत भी ज्वाइन करेंगे और तज्ज़ियाकार भी ज्वाइन करेंगे। सारी सूरत हाल पर बात होगी। ब्रेक के बाद देखते रहिए न्यूज़। ऑलरेडी वेलकम बैक। ब्रेक के बाद वापस आने का शुक्रिया। अमीर अब्बास साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। अमीर अब्बास साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अमीर अब्बास साहब, आज से 1 साल पहले और 2 साल पहले भी हम इसी तरह के प्रोग्राम्स कर रहे थे जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 1 साल मुकम्मल हुआ था और 2 साल मुकम्मल हुए थे। मेरा नहीं ख्याल कि सिचुएशन कुछ खासी तब्दील हुई, उसी तरह की गुफ्तगू गालिबन उसी तरह से ही चल रही है। लेकिन उसके बावजूद पिछले 3 सालों के दौरान अगर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी के एनालिसिस करें तो आप किस तरह से देख रहे हैं इन 3 सालों को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कारकर्दगी है, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपोजिशन पर भारी रही है, अवाम पर भारी रही है, या खुद के लिए ही बहुत सारे मसाइल पैदा कर लिए हैं पीटीआई ने। जी बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है अवाम के ऊपर तो जो माजी की हुकूमतें थी वो भी भारी थी, इस मुल्क पर भी भारी थी। तो इस हुकूमत ने सबसे बड़ा जुल्म अपने साथ किया। इसका अवाम के ऊपर भारी होना अवाम के लिए कुछ नया नहीं है, क्योंकि अवाम पर तो माजी भी भारी गुजरा है। आप इमरान खान साहब की हुकूमत की कारकर्दगी को 2 तरह से देख सकते हैं। एक, इनके वो मंसूबे हैं जो अच्छे मंसूबे हैं लेकिन इनके मंशूर से मुताबिकत नहीं रखते। अच्छे काम, ठीक, काबिल तारीफ काम, लेकिन वो इनके मंशूर से मुताबिकत नहीं रखते, या इमरान खान साहब के 24-25 साल के बयानिए से मुताबिकत नहीं रखते। मिसाल के तौर पे इमरान खान साहब ने सेहत इंसाफ कार्ड जारी किया। सेहत इंसाफ कार्ड, हम उसकी बुराई नहीं कर सकते, हम उस पर तनकीद नहीं कर सकते, एक अच्छा मंसूबा है, लेकिन इमरान खान साहब का ये मंशूर नहीं था। ये बहुत बारीक सा नुक्ता है, अगर आप समझा पाओ। मंशूर इमरान खान साहब का था कि मैं हेल्थ केयर सिस्टम को रिफॉर्म करूंगा। हेल्थ कार्ड एक सहूलत जरूर है जो उन्होंने देनी लोगों को। वो एक चेक है एक तरह से कि अगर आप बीमार हैं, आप किसी प्राइवेट अस्पताल में जाए, चेक कैश करवाए, अपना इलाज करवाए, 7 लाख या 7.5 लाख जो भी। लेकिन आप कहते थे कि मैं सिस्टम को रिफॉर्म करूंगा। ये किसी को चेक बांट देना, ये तो कल को मुझे प्राइम मिनिस्टर को बना दे तो मेरे जैसा भी कम अकल आदमी भी इस किस्म के मंसूबे शुरू कर सकता है। आपने हेल्थ केयर, पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम, जो सरकारी निजाम सेहत जो गला सड़ा बर्बाद निजाम था, आपने उसको ठीक करना था, वो ठीक नहीं हुआ। इसी तरह से आप एजुकेशन चले जाएं तो उन्होंने ये 3 साल लगा के सिर्फ एक जो मुसावी निसाब है, 3 साल लगाए उन्हें सिर्फ मुसावी निसाब का टारगेट अचीव करने में। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि वो
अब जब सामने मजीद उसकी तफसीलात आएंगी कि वो कितना अच्छा प्रोजेक्ट है, क्या वो वाकई काबिल सही है नहीं। लेकिन इसके अलावा आपके मुल्क में जो 2.5 करोड़ से ज्यादा बच्चे जो स्कूलों से बाहर थे शहबाज शरीफ के दौर तक, आपने उन 2.5 करोड़ बच्चों को स्कूल में दाखिल करवाना था, वो आप नहीं कर सके। आपने सरकारी स्कूलों की हालत को बेहतर करना था, वो आप नहीं कर सके। तो हर शोबे के अंदर इन्होंने कुछ ऐसे काम किए हैं जिनके ऊपर ये बहुत ज्यादा ढोल पीटेंगे कि जी हमने बहुत काम किए, और कुछ लोग बाय भी करेंगे उस नैरेटिव को कि हाँ ये देखिए इन्होंने हेल्थ कार्ड दे दिया, ये देखें इन्होंने निसाब जारी कर दिया, ये देखें इन्होंने पनागाहें बना दी। लेकिन ये वो काम नहीं थे जो इमरान खान के 25 साल सियासी मंशूर का हिस्सा थे। अब वो क्या था, मंशूर क्या था, इमरान खान का बयानिया क्या था 25 साल का? वो बयानिया ये था कि पाकिस्तान में एक स्टेटस को का कॉलोनियल सिस्टम राइज है, मैं स्टेटस को के इस कॉलोनियल सिस्टम को खत्म करूंगा और मैं एक सोशल वेलफेयर डेमोक्रेसी का सिस्टम लाऊंगा। ठीक, यानी इमरान खान कहते थे कि मैं स्ट्रक्चरल चेंज लेकर आऊंगा निजाम के अंदर। तो वो स्ट्रक्चरल चेंज निजाम में लाने में बदतरीन तरीके से नाकाम थे। अब वो स्ट्रक्चरल चेंज क्या लाना थी, वो आपका सिविल सर्विसेज सिस्टम, जिसको पंजाबी में कहते हैं कि आपके गिट्टू और आपके जोड़ों में बैठा हुआ जो निजाम, ये है वो निजाम जिसको बदलना था। वो आपका जुडिशियल सिस्टम है। ये जो आए रोज आप वाकया आप देख रहे हैं इस मुल्क में, दरिंदगी के, दहशत के, बर्बरियत के, ये मीनार पाकिस्तान से लेकर उस्मान मिर्जा से लेकर ये नूर मुकद्दम के केस से लेकर, ये क्यों हो रहे हैं? क्योंकि इस मुल्क में डिटरेंस नहीं है लॉ की। अगर आज मैं उठूं और मेरा जी चाहे कि मैं सड़क पर चलती हुई किसी औरत के साथ दस्तदराजी करूं, खुदा ना खास्ता, तो मैं कर सकता हूं, क्योंकि मुझे परवाह नहीं है किसी बात। मेरे आसाब पे इस मुल्क के कानून का रूप सवार नहीं है जो आपको हर मुआज़िब रियासत में होता है। वहां क्यों लोग जो जाए। लेकिन अमीर साहब फिर जो रिफॉर्म्स ला रहे थे वो तो खुद मुस्ताफी हो गए, जो इन रिफॉर्म्स को लाने की कोशिश कर रहे थे, जो तब्दीली की कोशिश कर रहे थे कि सिस्टम को बेहतर किया जा सके, वो तो खुद मुस्ताफी हो गए। जी बिल्कुल, उसमें जैसे हम ये अगर पुलिस की बात कर रहे हैं तो नासिर दुरानी साहब बेचारे अभी आज से कोई 1.5-2 माह पहले उनका कोरोना की वजह से इंतकाल हुआ। एक सक्सेस स्टोरी थी, खुद इमरान खान साहब की मुतारिफ करना। आईजी खैबर पख्तूनख्वा रहे वो 4-5 साल इनके पिछले दौर में, और इमरान खान साहब उनको लेकर आए थे जब इनकी हुकूमत बनी पंजाब में। लेकिन पुलिस के अंदर इनकी हुकूमत की मुदाखलत की वजह से नासिर दुरानी साहब ने इस्तीफा दे दिया, और वो दिन और आज का दिन वो कभी वापस पलट कर इनके रिफॉर्म्स के सिलसिले में वापस उन्होंने कोई खिदमत नहीं दी। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जो इमरान साहब के साथ जुड़े हुए थे। इशरत हुसैन साहब भी उन्हीं में है। लेकिन कौन जी? इशरत हुसैन साहब भी इन्हीं नामों में शामिल हैं। नहीं देखिए, डॉक्टर इशरत हुसैन साहब जो है उनके बारे में किसी की राय मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन डॉक्टर इशरत हुसैन साहब को मैं किसी भी तौर पर रिफॉर्म से काबिल नहीं समझता। डॉक्टर इशरत हुसैन साहब का वर्क बहुत है रिफॉर्म्स के ऊपर, क्योंकि वो परवेज मुशर्रफ के जमाने में भी, उसके बाद के हुकूमतों के जमाने में भी वो रिफॉर्म्स पे बहुत काम कर चुके हैं। बट वो जो रिफॉर्म्स उन्होंने मुतारिफ करवाए, कुछ अब तो वो नहीं है, लेकिन जितना अर्सा उन्होंने हुकूमत के साथ रह के मुतारिफ करवाए, वो उनके अंदर हमें वापस वही स्टेटस को की अप्रोच नजर आती। वो बहुत मामूली नौयत के कुछ टिट्स बिट्स वाले रिफॉर्म मुतारिफ करवा रहे थे, वो भी इस पूरे सिस्टम को रिस्ट्रक्चर नहीं कर रहे थे। तो मैं तो डॉक्टर इशरत हुसैन साहब को नहीं समझता कि वो शायद कोई बेहतर चॉइस थे। अब जो इन्होंने रिफॉर्म्स कमेटी बनाई, मैं आपको और आपके देखने वालों को बताऊं कि वो 11 रुकनी या 12 रुकनी कमेटी थी, जिसमें डॉक्टर इशरत हुसैन साहब भी शामिल थे। जो टास्क फोर्सेस बनाई थी प्राइम मिनिस्टर ने, इमरान खान साहब ने हल्फ उठाते ही 20-22 टास्क फोर्स, उनमें से एक वो टास्क फोर्स थी जिसने सिविल सर्विसेज के निजाम में इस्लाहत लानी थी। उस टास्क फोर्स में 70% लोग, 70% उस टास्क फोर्स के मेंबर हाजिर सर्विस ब्यूरोक्रेट और रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट थे। तो बाबा जिनके खिलाफ इख्तिलाफ लेकर आना है, उनको तुमने 70% अक्सरियत दे दी उस रिफॉर्म्स कमेटी के अंदर।
अब आपको समझ आया वो नुक्ता जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इनकी अप्रोच ही चेंज हो गई है काम ठीक करने है की। अमीर साहब, मेरे पास वक्त भी कम है, तो जरा ये पिछले 3 सालों को पेश नजर रखते हुए अगर हम आने वाले 2 सालों की बात करें तो कबल इस वक्त इंतखाबात की खबरें भी गर्दिश कर रही हैं। इसके अलावा इत्तेहादियों के हवाले से भी बात होती है जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में PMLQ के ज्यादा राबते तेज हो रहे हैं। तो आने वाले 2 सालों में सियासी मंजरनामे को फिर आप किस तरह से देखते हैं, ये सूरत हाल ऐसे ही चलती रहेगी बस? देखिए, सियासी मंजरनामा तो कोई खास तब्दील नहीं होगा। बिल्कुल इस बात को हर तरह के खाम ख्याल से आपको निकाल देना चाहिए कि ये हुकूमत खत्म होने जा रही है 2 साल। ये हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। ऑपोजिशन कभी भी किसी भी हुकूमत को सुख का सांस नहीं लेने देती। वो इमरान खान साहब भी करते थे, वो ये भी कर रहे हैं और ये करते रहेंगे अगले 2 साल। बल्कि इसमें शिद्दत लाने की कोशिश करेंगे क्योंकि इंतखाब का माहौल बनना शुरू हो जाएगा। जहां तक इमरान खान साहब के अपने प्रोजेक्ट्स का ताल्लुक है, तो कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स जरूर हैं उनके जो अच्छे मंसूबे हैं, जो जाहिर बात है आहिस्ता आहिस्ता पाया तकमील तक पहुंचना शुरू हो जाएंगे। तो अगले आज हम 3 साल के बाद बात कर रहे हैं, जब हम 5 साल के बाद बात करेंगे तो यकीनी तौर पे इमरान खान साहब की जो क्रेडिट लिस्ट है तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ और चढ़ चुका होगा। जैसे डैम्स हैं, उन डैम्स में काफी पेशरफ हो चुकी होगी। मोहम्मद डैम जो है वो 2023 में मुकम्मल होना है। अगर वो मुकम्मल हो जाता है मोहम्मद डैम, तो आप देख लें कि पाकिस्तान की पिछले 50-60 साल तारीख में ये पहला नया डैम होगा। फिर वो कह चुके हैं कि ये पूरी डेकेड ऑफ डैम्स उन्होंने इसको करार दिया है, जिसमें उन्होंने कोई 10 बड़े डैम्स हैं उनको इन 10 सालों में बनाने का ऐलान किया है। त्यामिर भाषा डैम पर काम शुरू हो चुका हुआ है आज से 2 साल पहले यकीनी तौर पे। 2 साल के बाद उसका भी 30-35-40% काम मुकम्मल हो जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे मंसूबे जरूर होंगे जिनके ऊपर आप उस वक्त बात कर सकते हैं कि ये इनको हम कितने नंबर दे सकते हैं, हम इनको कितनी रेटिंग दे सकते हैं। लेकिन बहरहाल उनके पास 5 साल के बाद दिखाने के लिए कुछ ना कुछ जरूर हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अमीर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद थे, तमाम तर सूरत हाल पर बात कर रहे थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वापस आने के बाद जरा मुआशी सूरत हाल की बात करेंगे कि 3 सालों में मुआशी तौर पर क्या कारकर्दगी रही और आने वाले 2 सालों में क्या पॉलिसीज होनी चाहिए कि मईशत मजीद बेहतर हो सके। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए जी। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद वापस आने का शुक्रिया। जरा मुआशी सूरत हाल की अगर हम बात करें तो कुछ चीज़ों में इंप्रूवमेंट भी आई है। टैक्स कलेक्शन, गुड एक्सपोर्ट्स, जबकि टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में, रेमिटेंसेज में, पब्लिक सेक्टर डेबिट डिक्रीज में और मैनेज बजट डेफिसिट में जो ये चीज़ें वो है, ये वो ग्राउंड्स हैं जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने इंप्रूव किया है। जबकि अगर बैड एरियाज की बात की जाए तो गुर्बत बढ़ी है, जबकि महंगाई में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है, बेरोजगारी में इजाफा हुआ है और रुपए की जो कदर है वो बहुत ज्यादा गिर गई है। एक तो हम इस पर बात करेंगे कि किस तरह से गुर्बत का खात्मा किया जा सकता है, महंगाई पर काबू पाया जा सकता है। दूसरी तरफ इसी महीने 13 अगस्त और 12 अगस्त को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई शौकत तरीन साहब की जानिब से, और जो 12 अगस्त को गवर्नर स्टेट बैंक ने स्टेटमेंट दी, उन्होंने कहा कि मईशत मुस्तहकम मरहले में दाखिल हो चुकी है। तो इस सारी जरा सूरत हाल पर हम बात करते हैं कि किस तरह से गुर्बत का खात्मा किया जा सकता है, बेरोजगारी को कम किया जा सकता है और जिस तरह से कहा जा रहा है कि कौमी ज़खायर में इजाफा होगा, किस तरह से होगा। मिर्जा इख्तियार बेग साहब मुझे प्रोग्राम में वीडियो लिंक पर ज्वाइन कर चुके हैं। मिर्जा साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मिर्जा साहब जरा तमाम तर सूरत हाल पर मैं आता हूं, लेकिन उससे पहले मैं जरा चाहूंगा कि ये जो पिछले 3 साल हैं इनको जरा आप 1 मिनट में समराइज कीजिएगा कि इकोनॉमिकली हम कहां स्टैंड कर रहे हैं। देखिए, ये जो 3 साल का अगर जायजा लेने को मुझे कहेंगे तो शुरू में तो हुकूमत को बड़ी चैलेंजेस थे और हमारे इकोनॉमी को भी कुछ सूरत हाल अच्छी नहीं रही। कुछ फैसले ऐसे किए गए जो हम समझते हैं कि उससे नुकसान पहुंचा है फायदा पहुंचने के बजाय। मिसाल के तौर पे पॉलिसी रेट को बढ़ाना शुरू किया, 13.25 पे ले गए, जिससे बैंकों की सूद की शरह 15-16% हो गई। उससे नई सरमायाकारी ठप हो गई, नए इन्वेस्टमेंट रुक गए और फाइनेंशियल कॉस्ट इतनी बढ़ गई कि उसमें कोई भी नई सनतकारी वाला करने को तैयार नहीं था। फिर साथ साथ ये IMF के दबाव के ऊपर उन्होंने कहा कि डिवैल्यूएशन करते हैं और 32% रुपए को ठक से डिवैल्यू कर दिया, लेकिन उसके बावजूद एक्सपोर्ट नहीं बढ़ी क्योंकि डिवैल्यूएशन से कभी भी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ती। लेकिन फिर आगे चल के उन्होंने इन दोनों चीजों को रिवर्स किया, यानी पॉलिसी रेट स्टेट बैंक का जो था उसको भी उन्होंने कम करा और 13% से कम करके 7% पे ले आए जो अभी है मौजूदा। और साथ ही साथ रुपये को भी उन्होंने बीच में मुस्तहकम करा, लेकिन अच्छी पॉलिसी ये थी कि इंटरवीन नहीं करा स्टेट बैंक ने मार्केट में, डिमांड एंड सप्लाई मैकेनिज्म पे रखा। जबकि पिछली हुकूमतों ने इज्जत का मसला और अना का मसला बना के 98 और 102 से ऊपर नहीं जाने देंगे, तो ये उससे फिर हमारे रिजर्व डिप्लीट्स हुए थे, इसमें रिजर्व पे दबाव नहीं आया। अब आप आ जाएं कि जब
कुछ हालात बेहतर हुए तो हम एक्सपोर्टर्स प्राइम मिनिस्टर साहब से मिले थे, रजाक दाऊद साहब से मिले थे। हमने कहा जी हमारी जो एनर्जी की कॉस्ट है वो बिल्कुल आउट है, लिहाजा हमारी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रही। 5 साल में एक्सपोर्ट बिल्कुल नहीं बढ़ के दी, उल्टे लटक गए, एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़े बल्कि कम हुई। तो हमने उन्हें ये बतलाया कि हमारी ये $6.5 का पर MMBTU और 7.5-8 सेंट्स की बिजली की कीमत, गैस और बिजली की आपको मुकाबलती हरीफों के मुकाबले में लानी होगी, और उन्होंने किया और करने से फिर एक्सपोर्ट बढ़नी शुरू हुई। अभी भी उन्होंने हाल ही में उसको 2021 के दिसंबर तक बढ़ाने का इंदिया दिया है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था जिससे हमारी एक्सपोर्ट ऊपर की तरफ जानी शुरू हुई। अब आप आइए, चीजें अच्छी क्या हुई, जल्दी जल्दी रिजर्व्स बढ़े आपके 13.5 बिलियन के, 23 बिलियन के टोटल रिजर्व हो गए, जिसमें 7.5 बिलियन जो था बैंकों के डिपॉजिट थे और बाकी जो था वो स्टेट बैंक का था। हमारी रेमिटेंसेस रिकॉर्ड हुई जो तकरीबन $29 बिलियन आज तक नहीं हुई थी, वो हमारी हुई। फिर आपने ये देखा कि हमारी एक्सपोर्ट्स में भी मामूली इजाफा हुआ, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट काफी हद तक हमने कंटेन किया, कंट्रोल किया, और रुपए की कीमत रिवर्स होके 152 रुपए पे आ गई, जो बढ़ के दोबारा 164 पे हो गई है। लेकिन हमने मार्केट फोर्सेस पे रखना चाहिए, जो गवर्नमेंट स्टेट बैंक ने अभी कहा कि हमने वही पॉलिसी अपनाई है कि हम मार्केट फोर्सेस पे, डिमांड एंड सप्लाई मैकेनिज्म पे रुपए की कीमत छोड़ देते हैं। तो ये सब चीजें जो हुई, जिनका हमने अप्रिशिएट भी किया और किसी हद तक उससे, ठीक है मिर्जा साहब, लेकिन अब जैसे 3 साल गुजरे हैं तो एक आम आदमी जब पीटीआई देखता है कि 3 सालों के दरमियान जो कारकर्दगी रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, एक आम आदमी के सामने अगर यही सारी गुफ्तगू रखी जाए तो उसको सिर्फ यही कंसर्न होगा कि जी महंगाई तो कम होने की बजाय मजीद बढ़ गई है, बेरोजगारी में मजीद इजाफा हो गया है। तो अब जो एक आम आदमी सवाल ये पूछ रहा है कि आने वाले 2 साल जो है वो भी क्या ऐसे ही गुजरेंगे? तो आपसे भी यही जानना चाहूंगा कि आने वाले 2 सालों में कुछ जो बुनियादी तौर पर ग्राउंड रियलिटीज की अगर बात करें तो क्या महंगाई में कमी आएगी, क्या बेरोजगारी में कमी आएगी? कुछ इस हवाले से ऐसी पॉलिसीज हैं कि बेरोजगारी का खात्मा किया जा सके, नए जो है वो रोजगार के मौके लाए जा सके? वो यही है कि महंगाई, अफरात-ए-ज़र, जिसको इन्फ्लेशन कहते हैं इंग्लिश में, वो बढ़ता जा रहा है। अप्रैल में, मार्च में तो वो 11% तक पहुंच गया था, 9% तक पहुंच गया था, अब 8% पे है। लेकिन आने वाले वक्त में देखा जा रहा है कि ये मजीद बढ़ेगा। उसकी 2-3 वजूहात हैं। एक तो यह है कि ऑयल की कीमतें तेजी से बढ़ रही है, जिसकी वजह से आप पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ा रहे हैं, और उसकी वजह से अक्रॉस दी बोर्ड हर चीज, किराया, फ्रेट, गाड़ियों के किराए सब बढ़ जाते हैं। तो एक वो चीज आपकी बास्केट में जो अफरात-ए-ज़र की है उसमें महंगाई ला रही है, और फिर साथ साथ रुपए की कीमत भी आपकी जो है डिवैल्यू हो रही है, यानी डॉलर के मुकाबले में डेप्रिशिएट होके 164 रुपए पे आ गई है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि मजीद जो पिछला लोएस्ट था 168 रुपए वहां आ जाएगी। अब सवाल यह है कि जब कर्जे आपके बड़े हैं, सर्कुलर डेट आपका बड़ा है, आपकी लॉस मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन जो PIA, जो रेलवे, जो वापडा और जो स्टील मिल है, उनमें 500 अरब रुपए सालाना आप झोंक रहे हैं, और वो अदारे जिसकी चुमनी से स्टील मिल की धुआं नहीं निकल रहा है, बंद है यानी। और साथ ही साथ सर्कुलर डेट आज की फिगर है जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ 2,900 अरब रुपए का, उसमें 167 अरब पे भी किए, उसके बावजूद 2,900 अरब रुपए का सर्कुलर डेट, गर्दिशी कर्जे पहुंच गए हैं। ये वो हैं चैलेंजेस जिनको देखते हुए मुझे खौफ आता है। अब आपका सवाल का जवाब देता चलो कि एक आम आदमी जो ये कहता है कि आने वाले वक्त में हमारे जॉब या मुलाजमतों के मौके पैदा होंगे, क्या आने वाले वक्त में महंगाई कम होगी और रोजगार के मौके पैदा हो? इसका जवाब मेरा सिर्फ यही है कि इन हालात में अनसर्टेनिटी बहुत है। अफगानिस्तान की जो सिचुएशन है वो आपने देखा, उससे भी हमारा स्टॉक एक्सचेंज और रुपए पे फर्क पड़ा, बल्कि हमारा डॉलर बॉन्ड इंटरनेशनल मार्केट में 2031 और 2036 में मैच्योर होने वाला है, वो $1-2 टूट गया है। तो इस वक्त सरमायाकारों ने हाथ खींच लिए, क्योंकि वो ये समझते हैं कि
अफगानिस्तान की वजह से अगर ये लोग पाकिस्तान में आए, दहशतगर्दी एलिमेंट यहाँ पे आया, अमन अमान की सूरत खराब हुई, तो हमारे सरमायाकारी मुतासिर होगी। लिहाजा सरमायाकारी तो ये तालिबान वाले और अफगानिस्तान की इशू होने से पहले भी उस तरह से नहीं आ रही थी। जिस तरह से खान साहब ने आगाज में ये बात की थी कि हम पाकिस्तान में इंटरनेशनल इन्वेस्टर को लेकर आएंगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आएगी, लेकिन इन्वेस्टमेंट उस तरह से आ नहीं सकी। उसकी क्या वजूहात रही फिर? देखिए, हमारे यहाँ जो एक या दो सेक्टर जो तेजी से ग्रो हुए हैं, पहले मैं उनका जिक्र कर दूं। तामीराती शोबा जिसको कंस्ट्रक्शन सेक्टर कहते हैं, उसमें मराद दी, एमनेस्टी दी, फंड्स इन्वेस्टमेंट करने वाले से नहीं पूछा जाएगा कहाँ से ये फंड्स आए, और सेल टैक्स वगैरह रॉ मटेरियल पर खत्म करा, तो तामीराती शोबा में एक जंप आया और उसमें इन्वेस्टमेंट आई भी है, लोकल ज्यादातर है, और उससे मुलाजिमतों के मौके किसी हद तक पैदा हुए। दूसरा, ऑटोमोबाइल सेक्टर में रैपिड ग्रोथ हुई है और आपने देखा कि उसमें गाड़ियों की प्रोडक्शन भी और गाड़ियों की सेल भी तेजी से बढ़ी है, और नई ऑटो पॉलिसी जो आई है उसका खैर मकदम किया गया नए सरमाएकारों के साथ। लेकिन इन बातों के बावजूद सीमेंट जैसे कहे थे कि और इस सरिये की कीमतें बहुत तेजी से बढ़ गई हैं, और जिससे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ेगी तो वो सस्ते मकानात देने का ख्वाब सिर्फ एक नारा रह जाएगा, हकीकत नहीं होगा। हमने यहाँ पे हमें दो सबसे बड़ी तलवारें जो लटक रही हैं, मुझे ये बात बिल्कुल आराम से कह देने दीजिए। एक तलवार है FATF की, जो 27 में से 26 शराइत हुकूमत ने पूरे करने के बावजूद अंकिल साहब नाराज हैं। यूरोपियन यूनियन की हमारी तरफ वो मेहरबानियां नहीं है कि वो अभी तक हमें ग्रे लिस्ट में रखा हुआ। और दूसरी उससे बड़ी जो तलवार है जिससे मुझे खौफ आ रहा है, वो है GSP प्लस का रिव्यू, कि GSP प्लस ने हमको 6 साल पहले ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट अलाउ की थी 27 ममालिक। तो मिर्जा साहब, आखिर में क्विकली, वेरी क्विकली जाते जाते, ये जो कहा जाता है कि जितनी भी पॉलिसीज हैं ये मईशत दोस्त पॉलिसीज हैं, अवाम दोस्त पॉलिसीज नहीं है, इस बात में वजन है? किसी हद तक मैं आपसे एग्री करूंगा। आप अवाम को महंगा करते जा रहे हैं, आप अवाम के कमर तोड़ते जा रहे हैं, आप बिजली गैस की कीमतें बढ़ते जा रहे हैं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं, टैक्सेस में और दूसरी चीजों में कोई ऐसा रिलीफ आम आदमी को नहीं मिला है। लेकिन मुल्की माइशत के लिए आपने 4,900 अरब रुपए का रेवेन्यू कलेक्ट कर लिया। ओके, गॉट योर पॉइंट मिर्जा साहब, थैंक यू वेरी मच। मिर्जा इख्तियार बेग साहब हमारे साथ मौजूद थे, तमाम तर मुआशी सूरत हाल पर बात कर रहे थे। पाकिस्तान को अभी भी मुआशी तौर पर बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है, और इन चैलेंजेस के पेश नज़र ना तो महंगाई में उस तरह से कमी आ सकती है और ना ही बेरोजगारी का खात्मा हो सकता है। अभी भी बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ और ऐसे फैसले करने की ज़रूरत है जो कि मुश्किल होंगे, जिससे आवाम को रिलीफ मिल सकेगा। अब आने वाले 2 साल कैसे होते हैं ये तो वक्त ही बताएगा। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।